नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता, योर इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र के परिचय में आर्थिक विश्लेषण की विधियां। कि आर्थिक विश्लेषण, जब भी हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी रीतियों का हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग इसमें हम करते हैं। देखिए किस आधार पर इसका हमने 3 आधारों पर इसको वर्गीकृत किया है। पहला है निर्भरता के आधार पर, दूसरा समय तत्व के आधार पर और तीसरा है उपकरण व दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आंशिक और दूसरा है सामान्य। आंशिक का मतलब क्या है कि जब भी इसके अंदर हम आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक चर दूसरे चर पर निर्भर करता है ना। तो जब भी 2 चरों का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे तो एक चर जब दूसरे चर पर निर्भर होगा और उन दोनों के संयोग से एक संतुलन स्थापित होता है तो उसके आंशिक अवस्था है ना, एक आंशिक यानी कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, आंशिक अध्ययन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मांग का कीमत के साथ अध्ययन है ना। मांग, कीमत जब बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत जब घटती है तो मांग बढ़ती है। अब हमने मांग को किस संदर्भ में समझा, केवल कीमत के संदर्भ में समझा। 2 चर हो गए, एक मांग हो गया, एक कीमत हो गई, और दोनों को हमने किस संदर्भ में समझा, केवल मांग को हमने केवल कीमत के संदर्भ में हमने समझा या हमने उसको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंशिक अध्ययन कहलाएगा। और सामान्य अध्ययन के अंदर हम क्या करते हैं कि मांग को हम विभिन्न चरों के आधार पर, जैसे क्योंकि मांग केवल कीमत से ही प्रभावित नहीं होती है, आय से भी प्रभावित होगी, संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होगी, हमारी रुचि और फैशन से भी प्रभावित होगी, है ना। भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना उससे भी प्रभावित होगी। अनेक तत्व हैं जिससे कि मांग प्रभावित होती है। तो मांग को जब हम केवल किसी एक चर के साथ समझते हैं या किसी एक चर का एक ही चर के साथ विशिष्टता के साथ अध्ययन करते हैं तो वो आंशिक अध्ययन कहलाता है हमारा। और जब उसको समग्र के रूप में अन्य अनेक तत्वों के साथ उसका संबंध स्थापित करके समझा जाता है तो ये अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य अध्ययन कहलाता है। समय तत्व के आधार पर 3 प्रकार के हैं, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक। स्थैतिक का मतलब है कि हम संतुलन की स्थिर अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तुलनात्मक स्थिति का मतलब है कि हम 2 विभिन्न संतुलनों की तुलना कर रहे हैं। अब प्रायोगिकी का मतलब आता है कि एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर किस तरीके से आया गया, उस तरीके का, उस गति का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। प्रायोगिकी का मतलब होता है गतिमान अवस्था। ओके, फिर आता है उपकरण व दिशा के आधार पर आर्थिक विश्लेषण की विधियां हैं। 2 प्रकार की है, एक आगमन और दूसरी होती है निगमन। आगमन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, उदाहरण के द्वारा पहले हम किसी भी चीज के उदाहरण देते हैं और फिर उसके बाद हम उसके नियमों को समझाते हैं कि वास्तव में ये नियम क्या है। तो इसमें देखिए तथ्य और समंकों के द्वारा इस विधि के अंदर अध्ययन किया जाता है और इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। देखिए जैसे मांग का नियम है। अब आपको एक तो हम ये तरीका है कि मांग का नियम आपको पहले बता दिया जाए, कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। ये क्या हो गया, हमने आपको नियम पहले बता दिया फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिया। नहीं, इसके अंदर आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पहले हमने आपको बताया कि एक उपभोक्ता ने इस कीमत पर कोई वस्तु की इतनी इकाइयां खरीदता, इस पर इतनी खरीदता, इस पर इतनी खरीदता है। फिर इन दोनों में हमने क्या संबंध देखा कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो वस्तु की मांग कम करता जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मांग का नियम कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो हमने क्या किया, उदाहरण पहले लिए और उसके बाद में हमने नियम बताया। तो ये कौन सी विधि होती है, आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें चलते हैं। पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर हम सामान्य जो नियम है उसको बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं तो इसके अंदर पहले तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तथ्यों के आधार पर हम नियमों को सत्यापित करते हैं कि वास्तव में ये नियम ऐसा होगा। ओके, तो इसमें तथ्य और समंकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन प्रणाली में क्या होता है, तर्क विधि के आधार पर अध्ययन किया जाता है और इसमें सामान्य से विशिष्टता की ओर पहले नियम बताए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है।
अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम विज्ञान भी कह सकते हैं और कला भी कह सकते हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग ढंग से समझाया है। तो पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान की प्रकृति के कारण विज्ञान इसको क्यों कहा जाता है, कुछ बिंदु है। कारण और परिणाम के मध्य संबंध, इसमें हम कारण और परिणाम, कोई भी घटना घटित हुई है तो उसका क्या कारण है और उसके क्या परिणाम निकलेंगे, उनके बीच में संबंध बताया जाता है। आर्थिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन मतलब कि सबसे पहले तथ्यों को संग्रहित करना, फिर उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, तब जाकर हम निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। तो जिस तरह विज्ञान का अध्ययन होता है उसी तरह तथ्यों का इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण व परीक्षण द्वारा आर्थिक नियमों का सत्यापन, जो भी आर्थिक नियम इसमें बनाए जाते हैं उनका पहले जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उसका सत्यापन किया जाता है, वो नियम बनाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं बना दिए जाते। आर्थिक नियमों की सत्यता की जांच भी की जाती है और भविष्यवाणी, अर्थशास्त्र भविष्यवाणी करने में भी संभव है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या घटनाओं का मतलब है यहाँ पर उत्पादन और उपभोग के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके आगे हमारा आता है अर्थशास्त्र के अन्य और भी विधियां हैं, यथार्थमूलक पद्धति और आदर्शमूलक पद्धति। यथार्थमूलक पद्धति क्या होती है, जो कि वास्तविकता के बारे में बताती है। वास्तविकता का मतलब कि ये हमारी सच्चाई से हमें रूबरू कराती है कि वास्तव में क्या है। इसको अगर हम कहें तो यथार्थमूलक पद्धति जो है वो क्या है का अध्ययन करती है ना। क्या है मतलब कि हमारे नियम क्या है, वास्तविक स्थिति अर्थव्यवस्था में क्या चल रही है, इस बारे में वो जानकारी वास्तविक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करने का काम हमारा यथार्थमूलक अर्थशास्त्र करता है, जबकि आदर्शात्मक बात कहने का काम हमारा आदर्शमूलक अर्थशास्त्र, आदर्शमूलक पद्धति करती है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओके, अर्थशास्त्र कला है। अब कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र कला भी है, तो देख लेते हैं। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय बताती है। हमें ये बताती है कि हम इस टारगेट तक हमें पहुंचना है या वो मंजिल है, उस मंजिल पर हम किस तरह से पहुंचेंगे, तो वो रास्ता कौन बताता है, हमें कला बताती है ना। तो ये हमारे हो गए कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, वास्तव में ये दोनों है। इसके बाद आता है आर्थिक नियमों की कमियां या सीमाएं। आर्थिक नियम जो हमने बनाए हैं इसको विज्ञान की कसौटी पर उतारा है, लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी क्या है, प्रयोगशाला का अभाव। अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। जिस तरह से विज्ञान के अंदर एक अपनी प्रयोगशाला होती है और वहां पर नियमों की सत्यता को उसका परीक्षण किया जाता है और ये बताया जाता है कि नियमों की सत्यता कितनी है, उसी तरह से अर्थशास्त्र के अंदर प्रयोगशाला नहीं है जहां पर हम नियमों का सत्यापन कर सकें। पूरा जो विश्व है वो ही हमारी प्रयोगशाला है। पूर्ण शुद्धता का अभाव। अर्थशास्त्र के नियम उतने शुद्ध नहीं होते जितने विज्ञान के नियमों में शुद्धता होती है। जैसे हमने कहा कि मांग, कीमत के बढ़ने पर मांग घटेगी, लेकिन हर व्यक्ति की कीमत के बढ़ने पर मांग में जो परिवर्तन होगा वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। तो पूर्णतः शुद्धता इसके अंदर बताना संभव नहीं होता। मान्यताएं हैं, अन्य बातें समान रहे, इसके अंदर कुछ बातों को स्थिर मान करके चला जाता है कि अगर ये स्थितियां ऐसी रहें तभी हम अर्थशास्त्र के नियम लागू होंगे। उपभोक्ता को इसमें विवेकशील माना गया है। इसमें आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। आर्थिक मानव का मतलब है वह मानव, वह व्यक्ति जो कि केवल धन कमाने के लिए कार्य करता है। इसके बाद साम्य या संतुलन। इसका जो अर्थशास्त्र के नियम है उनका मुख्य उद्देश्य संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं से इसका संबंध स्थापित किया जाता है। जीव विज्ञान और भूगोल से भी अर्थशास्त्र का संबंध है। अर्थशास्त्र की प्रमुख आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? उत्पन्न होने के आर्थिक समस्याएं जो हैं वो
3 कारणों से उत्पन्न होती है। नंबर 1 है असीमित व भिन्न भिन्न तीव्रता वाली आवश्यकताएं। हर व्यक्ति की, हर देश की अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई आवश्यकता न हो। और इन आवश्यकताओं के अंदर भी क्या होता है, तीव्रता अलग अलग होती है। कोई आवश्यकता ऐसी होती है जिसे पूरा करना बहुत जल्दी पूरा करना पड़ता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको अभी पूरा ना करके हम बहुत लंबे समय बाद भी पूरा कर सकते हैं। तो उनकी तीव्रता का मतलब उनको पूरा करने के लिए कितना जल्दी उन्हें पूरा करना है, तो अलग अलग होती है। और आवश्यकताएं कैसी है, असीमित है। असीमित का मतलब है कि एक आवश्यकता खत्म होती है तो दूसरी नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। दूसरा कारण है इसका कि सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधन है। हमारे पास साधन कैसे, साधन तो है आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लेकिन कैसे है, पहली बात सीमित है। दूसरी बात क्या है कि उनके वैकल्पिक प्रयोग है। हर साधन को अनेक प्रयोगों में काम में लिया जा सकता है। और तीसरा है आवश्यकता और साधनों के बीच में तालमेल। चूंकि आवश्यकताएं अनंत हैं और एक आवश्यकता पूरी होते ही दूसरी नई आवश्यकता जन्म ले लेती है, और साधन कैसे हैं, सीमित हैं और वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो इन दोनों में तालमेल बिठाया जाता है। किस साधन से, किस तरह से हम अपनी आवश्यकता को और कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करें। ठीक है, तो इन दोनों में जो तालमेल किया जाता है, किस किस में, असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच में जो तालमेल बिठाया जाता है, इन दोनों के संयोग से जो आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, उसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।